हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा बजट भाषण अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर केंद्रित था। आयकर छूट से लेकर एमएसएमई क्षेत्र तक सभी तरफ वित्त मंत्री ने खुशियां बिखेरी। बजट से मध्यवर्ग खुश है। डॉक्टर, वकील, किसान और अर्थशास्त्री सभी ने टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने का स्वागत किया है। बजट की प्रशंसा करते हुए विशेषज्ञ इसे बेहद संतुलित बता रहे हैं। रेलवे के ढांचे में आवंटन बढ़ाना जरूरी कदम है तो टीवी और मोबाइल फ़ोन के सस्ते होने का आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। जाहिर है ये तमाम फैसले आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। बजट की अनेक घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे कृषि ऋण में आवंटन 18 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाना, पीएम आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ करना, पूंजीगत निवेश 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना, जो जीडीपी का 3.3% हिस्सा है, आदि इस बजट के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि अंत्योदय योजना के तहत लाभान्वित होने वाले तथा दूसरी लक्षित परिवारों को 1 साल तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मुहैया कराने पर 2 लाख करोड़ रुपये का जो खर्च आया वह केंद्र सरकार ने ही उठाया। इस बजट को राजनीतिक नज़रिए से देखें तो यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भाजपा इसे विपक्ष तोड़ो बजट के रूप में विश्लेषित कर रही है। जैसे कि बजट सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुद्ध रूप से राजनीतिक था। प्रधानमंत्री की शुरुआती टिप्पणी थी कि नारी शक्ति द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारमण दोनों ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 9 साल के भ्रष्टाचार मुक्त शासन को केंद्र में रखा गया। बजट सत्र शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने प्रासंगिक बात कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक महिला बजट पेश करेंगी जिस पर देश की ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र है। प्रधानमंत्री की इन टिप्पणियों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता के पक्ष में रुझान बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सप्तऋषि और पंचकन्या का जिक्र किया। इस तरह से बजट भाषण के दशकों पुराने तरीके को बदलने की कोशिश दिखती है। इस बजट में सबका साथ सबका विकास की सोच इस बजट में समाहित है। चाहे वह कोरोना रोधी इंजेक्शन हो या नए हवाई अड्डों का निर्माण, ऐसी घोषणाएं देश के सभी वर्गों और सभी जातियों को लाभान्वित करने वाली साबित होंगी। ध्यान देने की बात है कि अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। बजट भाषण में सहकारिता मंत्रालय पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को ज़्यादा महत्व देना। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कम से कम 45 बार मेज थपथपाई। आखिर इस बजट को मूर्त रूप देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। इस बजट को मध्यवर्ग का बजट बताया जा रहा है तो व्यक्तिगत आयकर में मिली छूट को देखते हुए यह गलत भी नहीं है। हालांकि इसमें
वित्त मंत्री का पूरा जोर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर ही रहा। इसके अलावा देश के नागरिकों खासकर युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर मुहैया कराने और बेहतर परिदृश्य में आर्थिक स्थिरता बहाल करने की कोशिश भी बजट में दिखी। इस समय एक तरफ महंगाई की चुनौती है तो दूसरी तरफ दुनिया भर में ग्रोथ घट रहा है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह बजट इसी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए खर्च घटाना पड़ता है, ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ता है, जबकि विकास की गति देने के लिए ब्याज दर कम रखना होता है। लेकिन इस बजट में इन दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए दोनों को उम्मीद थी कि बजट लोक लुभावन होगा, लेकिन वित्त मंत्री ने बहुत जिम्मेदाराना तरीके से इसे तैयार किया है। थोड़ी बहुत लोक लुभावन चीज़ें हैं भी और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की अल्पावधि और मध्यावधि ज़रूरतों को संशोधित करना पड़ता है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास पर तवज्जो दी गई है। शहरी आधारभूत परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर विकास को गति देने पर है, क्योंकि पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है। यह समझना जरूरी है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एक साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% होगा, मतलब सरकारी खर्चे को पूरा करने के लिए आप अपनी जीडीपी का 6.4% बाजार से उधार लेंगे। बाजार से उधार लेकर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से सरकार को उस उधार को चुकाने में आसानी होती है। यह जिम्मेदाराना कदम है कि बाजार से जो भी पैसा आप उधार लेंगे उसमें से अधिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, ताकि ग्रोथ के माध्यम से उधार चुकाने में मदद मिलेगी। मध्य वर्ग को टैक्स में रियायत दी गई है, जिससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। कर में रियायत देने से लोगों की खातों में पैसा रहेगा, खपत बढ़ेगी और ग्रोथ होगी। लेकिन दीर्घकालीन अर्थों में वही कर नीति होगा, लेकिन यह नीति अच्छी होगी जो स्थिर हो और उसमें हर साल बदलाव न हो। संभवतः ग्रोथ की चुनौतियों के मद्देनज़र ऐसा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने से गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे खपत बढ़ेगी और विकास की गति मिलेगी। कर नीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आयात शुल्क को कम किया गया है, जो अच्छी बात है। इससे मुद्रास्फीति को कम करने में तो मदद मिलेगी ही, आसियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने में भी मदद मिलेगी। कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर यह लोक लुभावन नहीं बल्कि भविष्योन्मुखी बजट है, जिसमें विकास को गति देने के साथ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई है।